नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। और एसएससी छात्रों को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उनकी तमाम जो समस्याएं थी, उसको लेकर के आज शिक्षकों ने मुलाकात की है डीओपीटी में। और पहले सेक्रेटरी के साथ, फिर मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद तमाम बातचीत हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो बातचीत क्या हुई है, इसको सिलसिलेवार तरीके से बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राकेश यादव जी, जो मैथ पढ़ाते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। पहले सर तो नमस्कार, धन्यवाद आपका। पह, पहले तो आप मुलाकात करके आए हैं, और हमें चाहते थे कि सिलसिलेवार जो मुलाकात हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या बातचीत हुई आज। सर बेसिकली हमने 2 दिन पहले एक मेल भी पोस्ट किया था डीओपीटी को कि हम मिलना चाहते हैं। हम्म। और वो मेल पोस्ट करने के बाद उसके बाद कुछ हमने अपनी तरफ से कुछ लिंकअप चीजें की थी। तो हाँ। हमें मेरे पास ही मेरे ही नंबर पे कॉल आया था डीओपीटी मंत्रालय से कि हम्म। आप आ जाइए और इस तरीके से मुलाकात हो सकती है। तो आज की जो हमारी मुलाकात शेड्यूल थी वो केवल और केवल पीएस साहब से थी, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है। उन्हीं से जी। मुलाकात हुई, जी। पंकज दीक्षित जी जो है उनके साथ। तो हम जब उनके पास गए और मिले तो करीबन 12:30 बजे के आसपास हमारी उनसे मुलाकात हुई। और वो मुलाकात हमारी लगभग 1 घंटे चली और 1 घंटे में हमने अपने एक एक मुद्दे उठा के उनके सामने रखे। हम्म। चाहे वो रेलवे के मुद्दे हो, एसएससी के मुद्दे हो, या टीचिंग एग्जाम के मुद्दे, क्योंकि ये जो हम्म। रिफॉर्म, ये कई बार गलती से लोगों द्वारा ऐसा बोल दिया गया कि केवल एसएससी के लिए है। नहीं, ये हम हम्म। सारे एग्जाम रिफॉर्म को लेकर चलने लग रहे थे। हम्म। चाहे वो सेंटर्स के इश्यू हो, या जो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है जिसमें बार बार ग्लिच आता है, वो वाले इश्यूज हो, जो वैकेंसी बहुत कम आ रही है और कम आने के बाद फिर स्टे हो जाता है, उनके इश्यू हो, या और जितने भी इश्यूज आ रखे हैं सारे ही इश्यूज को रखा। और लगभग 1 घंटे हमारी बात हुई। और जो पर्सनल सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक बात को समझा। समझने के बाद हमने हम्म। कहा कि ठीक है, हमें 1 हफ्ते का टाइम दीजिए और हम आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं हम्म। और ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो उसके 15 मिनट के अंदर ही हमें मेरे ही नंबर पे दोबारा से मुझे कॉल आ गया था कि ऐसे ऐसे नियुक्ति मंत्री जी आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो आप वापसी आ जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी। जी। तो फिर हम्म। मैं वापसी गया जितेंद्र सिंह जी से मिलने के लिए, मैं और अभिनय सर। और फिर बाकी जो टीचर्स थे उनको भी हमने बुला लिया जो थे मीटिंग। उसके बाद हम करीबन 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी। और हम्म। लगभग 1.5 से 2 घंटे मीटिंग रही। और मीटिंग में तीनों लोग बैठे थे। हम हम्म। बिल्कुल सेंटर में जितेंद्र सिंह जी बैठे थे, और उनके बगल में उनके राइट में जो बैठे हुए थे वो एसएससी चेयरमैन बैठे हुए थे, और लेफ्ट में उनके पीएस बैठे हुए थे। हम्म। तो सबसे पहली चीज तो ये कि 1.5 2 घंटे का टाइम देना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और हम चाह भी यही रहे थे कि जो ऊपर के लोग हैं उनको कम से कम पता चले कि समस्या क्या है। तो हम्म। मैं इस बात को भी जानता हूँ कि उनको इतना डिटेल में समस्याओं के बारे में पता भी नहीं था जो हमने बताई। हम्म। लेकिन आज एक चीज बहुत अच्छी रही कि उन्होंने बहुत तरीके से एक एक चीज को सुना और इतना लंबा समय दिया हमें, वो भी हम्म। पार्लियामेंट के चलते हुए। और आपको पता है पार्लियामेंट में इस समय क्या बिल्कुल। इशू आते हैं। हम्म। तो सबसे पहला उन्होंने ये कहा कि आपके जो जो पॉइंट्स हैं वो आप शिकायतें बताते चले जाइए, और फिर चेयरमैन साहब उनको लिखते चले गए। तो हम सिलसिलेवार तरीके से अभिनय सर ने एक एक चीजों को बोलना स्टार्ट किया और पहले लिख दिया। उसके हम्म। बाद फिर बात आई कि अब चेयरमैन साहब को वक्त दिया गया कि अब आप इन समस्याओं पर एक एक करके जवाब दीजिए। तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ कि वो 3 to 4 वे कम्युनिकेशन हुआ। बिल्कुल। चेयरमैन साहब जवाब दे रहे थे, हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, और उधर से जितेंद्र सिंह जी भी क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो हम्म। 3 4 तरीके से जो कम्युनिकेशन था उसमें क्या था कि हर चीज में हम्म। सच और झूठ का साफ पता चल जा रहा था। और जितेंद्र सिंह जी इस बात को समझ पा रहे थे कि किस जगह एसएससी की तरफ से गलती हुई है, किस हम्म। जगह रेलवे की तरफ से गलती हुई है, और कौन सी ऐसी चीज है जो हम गलत मांग रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो वो हम्म। सारी चीजें उनको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। तो जो पहली मांग स्टार्ट हुई और उन्हीं मांगों के बीच में जो सबसे अच्छी चीज रही, वो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट ही हमसे ये कहा कि आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लीडर हैं या टीचर। हम्म। तो मैंने कहा कि हम तो सर टीचर। तो बोले फिर टीचर हो तो आपके धंधे पे चोट पड़ रही है इस चीज से, या आप लोग सच में मतलब आप किस कारण से। तो हमने बताया कि सर हम्म। बेसिकली क्या होता है कि एसएससी जो चेयरमैन है या रेलवे जो चेयरमैन है, ये लोग इस अवस्था में आ गए हैं कि बच्चों के सर फूटते रहे, लाख प्रॉब्लम आती रहे, हम्म। लेकिन ये लोग बच्चों को रिप्लाई नहीं देते हैं। तो इसी बीच में चेयरमैन साहब ने, एसएससी चेयरमैन साहब ने कहा कि एक एक दिन में 5 5 हजार मेल आ जाती है, जवाब कैसे दें। तो मैंने कहा साहब ये तो फिर जवाब तरीका ही नहीं हुआ। हम्म।
आप एग्जाम भी तो 30-30 लाख बच्चों का लेने लग रहे हैं, बिल्कुल। तो नेचुरल है, और प्रॉब्लम आएगी तो सबका, आपको प्रॉब्लम को तो फेस करना ही पड़ेगा। हम्म। फिर बात चलते चलते हुई कि एग्जाम सेंटर्स को लेकर मैंने कहा कि सर आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के स्टूडेंट जो कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट है, उसका सेंटर दिल्ली डाल रहे हैं इन लोगों ने। हम्म। जबकि दिल्ली वालों बच्चों का सेंटर ले भी पड़ा हुआ है, जम्मू भी गिरा है। और हम्म। हर एक बच्चा जो फॉर्म अप्लाई करता है तो 3 प्रीफरेंस देता है। जैसे मान हम्म। लीजिए मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो हम्म। मैं क्या प्रीफरेंस दूंगा? यूपी का प्रीफरेंस डाल दूंगा, हम्म। हरियाणा स्टेट का प्रीफरेंस डाल दूंगा, और एक दिल्ली का डाल दूंगा। हम्म। लेकिन आप दिल्ली के बच्चे को तीनों स्टेट में मौका नहीं दे रहे, हम्म। आप कहीं और फेंकने लग रहे हैं। तो इस बात को उन्होंने समझा। जब उनको बताया कि राजस्थान के एक बच्चे का अंडमान सेंटर चला गया, और सर आप बताइए कि कैसे एक बच्चा 20-25-30 हजार रुपए खर्च करके यहाँ से फ्लाइट की टिकट लेकर अंडमान जाएगा। तो लिटरली उन्होंने इस बात को समझा कि यार ये तो ब्लंडर हो रही है ये चीजें, तभी तो रेलवे जो डीओपीटी मंत्री इन्होंने 1.5-2 घंटे का टाइम दिया है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पहले से सोचा होगा कि हम 1.5 घंटे के लिए मीटिंग करें। मुझे लगता है कि उन्होंने सोचा होगा 5-7-10 मिनट में मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हम एक एक चीज को गिनाने लगे। मैंने उनको गिनाया कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आप लोगों की वजह से कोर्ट में स्टे लग गया, उसका हाई कोर्ट में। हम्म। बच्चों की गलती नहीं है, आपने 2018-19 में वैकेंसी निकाली, हम्म। और वैकेंसी निकालने के बाद आपने कहा कि अब हर एक बच्चे के लिए आईटीआई जरूरी होगी ग्रुप डी की। हम्म। 40 लाख बच्चों ने आईटीआई कर लिया वहां पे। हम्म। आईटीआई करने के बाद अब 2025 में जब उसकी वैकेंसी आती है तो आप कहते हैं कि अब 10th क्लास वाला बच्चा क्लियर हो सकता है। तो मैंने कहा सर आईटीआई वाले बच्चे ने हाईकोर्ट में केस कर दिया, हाईकोर्ट ने 28 जुलाई को स्टे लगा दिया। अब आप बताइए वो बच्चा कहाँ चला जाएगा, और किसकी जिम्मेदारी की वजह से स्टे लगा। और जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ इसी भाषा में बात हो रही थी। और अच्छा। अच्छी चीज है कि मतलब बहुत अच्छे लेवल पे तेज तेज बात हम कर पा रहे थे। जी। और ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि जितेंद्र सिंह जी ने हमें फ्रीडम वहां पे दी थी अपनी बात रखने की। क्या चलिए, लगा था अब ये मुद्दे एक अच्छी बात है कि सरकार ने बात सुनी। लेकिन मेरे सोर्सेज ने बताया कि मजाक में ऐसा ही आपसे कहा गया कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग टीसीएस की तरफ से आए हैं। नहीं, वो बेसिकली क्या हुआ कि एसएससी चेयरमैन ने वो कटा इसका साथ। अच्छा। ओके। और मंत्री जी के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। वो एसएससी चेयरमैन साहब से जब बहुत सारी चीजों में वो फंसते चले, देखिए हम्म। एक जवाब गलत देंगे तो फिर से सर्कल घूम के वहीं आएगा, और वो जब हम्म। सर्कलों में घूमते रहे तो उनके पास लास्ट में एक जवाब अच्छा था ये वाला हम्म। कि हमें सुनने में आ रहा है कि टीसीएस इस चीज को करने लग रहा है। हम्ं। और टीसीएस उनका मतलब मतलब मेरे गैर, सोर्सेज गलत तो नहीं है ना, मेरे सोर्सेज सही है ना? बिल्कुल उन्होंने हमें कहा कि हम्म। आप तो हमें तो सुनने में आ रहा है कि टीसीएस फंड करने लग रहा है या टीसीएस सपोर्टेड है। हम्म। तो मैंने कहा कि अगर टीसीएस सपोर्टेड होता तो रेलवे तो टीसीएस ही कराता है। ठीक और हम बात। जितनी टीसीएस की उड़ा रहे हैं उतनी तो हमने एडिक्विटी की उड़ाई नहीं है। हम्म। भाई एडिक्विटी ने तो एक एग्जाम कराया छोटा सा सिलेक्शन फेज, हम्म। टीसीएस ने तो इतने सारे रेलवे के एग्जाम कराए और हर एग्जाम में गड़बड़ है। और हम्म। हमने आपसे कब मांगा कि टीसीएस दो? हम तो ना आपको एडिक्विटी की कह रहे हैं कि आप एडिक्विटी दो, ना हम आपको टीसीएस की कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें साफ सुथरा एग्जाम का सिस्टम दे दीजिए। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज हमने ये उनके सामने उठाई कि सर आप एक चीज बताइए कि 2017-18 में जो बिड हुई थी उसमें ये नियम था कि 100 करोड़ रुपए जिस कंपनी का टर्नओवर होगा वो कंपनी इस बिड को पार्टिसिपेट कर पाएगी। और उसमें एडीकेटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 2024 में ऐसा क्या हुआ कि मात्र 30 करोड़ अमाउंट रख दी गई बिड की। और इस चीज को हम उठा पाए किस मुद्दे नहीं पे? राकेश जी, इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि भाई नियम ऐसे बनाए गए ताकि कंपनी बीट कर पाए। सर हम तो चाह ही नहीं रहे ना कि टीसीएस आए, या हम चाह ही नहीं रहे कि हाँ ठीक एडीकेटी आए। बात। हाँ। हम तो सिंपल एक चीज चाह रहे हैं कि यार हमसे आप 500 रुपए एग्जाम का लेने लगते रेलवे वाले बच्चे से, आप उसका 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर आप उसका सेंटर डाल रहे हैं, तो वो 1000 2000 आने जाने में खर्च कर रहे हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन गलत दे देते हैं। उन 16 क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे अगर 100 रुपए भी आप चार्ज करने लग रहे हैं तो 1600 रुपए वहां बच्चे से चार्ज कर रहे हैं। एक एग्जाम बच्चे के लिए तो 10,000 का पड़ता है। तो आप क्यों 100-200 रुपए फीस ले रहे हैं? आप सीधी 10,000 रुपए फीस ले लीजिए, लेकिन आप एग्जाम ठीक से कंडक्ट करा दीजिए। उस समय जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये क्या बात हुई कि ये जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का। मैंने कहा सर यही तो तरीका है, यही तो गलतियां हो रही हैं। फिर हम्म। उन्होंने कहा कि ये चीज तो गलत है, और उन्होंने फिर एसएससी चेयरमैन साहब ने कहा कि जी अगर आप पैसे नहीं रख के रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये 30-30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सारे के सारे हर एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो मैंने कहा कि सर फिर ऐसा कर लीजिए ना
कि अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 3 और इस 3 नंबर क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठी, तो अगर ये ऑब्जेक्शन ठीक पाई गई, अगर ये क्वेश्चन सच में गलत है, तो फिर जिन जिन बच्चों ने इसका अप्लाई किया, 100-100 रुपए दिए, एटलीस्ट उनके 100 रुपए तो वापसी किए जाए। तो जितेंद्र जी ने बिल्कुल इस बात को स्वीकारा कि बिल्कुल ठीक बात है, उनके 100 रुपए वापसी होने चाहिए। जो एमटीएस सॉरी इसका एसएससी सीपीयू, लेकिन इसके बहुत मशहूर टीचर है गोपाल वर्मा सर, उन्होंने मुहिम उठाई थी सीपीयू के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि एसएससी सीपीयू का 18 महीने से रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट अटका हुआ, 18 महीने का प्रोसेस है। तो चेयरमैन जितेंद्र जी ने पूछा कि क्यों अटका हुआ भाई रिजल्ट। हम्म। उन्होंने चेयरमैन साहब ने कुछ कुछ कहानियां बतानी शुरू की। इस बीच में अभिनय सर बोल पड़े। तो फिर चेयरमैन जितेंद्र जी ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल रिजल्ट नहीं अटका है। आप 7 दिन के अंदर रिजल्ट दीजिए उसको। कुछ बच्चों की वजह से ये थोड़ी हो सकता है कि आप रिजल्ट अटका दें। तो अब उसके लिए ये बात हुई कि 7 दिन के अंदर अंदर उस रिजल्ट को दिया जाए। तो ये बड़ी खुशी की चीज है। अगला एक मुद्दा और जो अहम रहा वो ये कि जो सेंटर्स में गड़बड़ी हो रही है, मैंने उनसे पूछा कि चेयरमैन साहब, आपने मीडिया में ये बाइट्स दी एनडीटीवी पे जी। कि 53,000 बच्चों को समस्या झेलनी पड़ी। हम्म। तो आप ये बताइए कि कितने बच्चे सिलेक्शन फेज के एग्जाम में बैठे। उन्होंने कहा 5 लाख बच्चे बैठे हैं। मैंने कहा साहब, मंत्री जी को कहा साहब, 5 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे हैं, उसमें 53,000 बच्चों की प्रॉब्लम एसएससी चेयरमैन खुद स्वीकार कर रहे हैं। 5 लाख बच्चे पेपर देने बैठे, उसमें 53,000 की प्रॉब्लम आपने स्वीकार कर ली। हम्म। बाकी बच्चों का जो प्रॉब्लम आपके पास नहीं आई। तो जितेंद्र जी ने कहा कि बाकी बच्चे कौन से हो गए। मैंने कहा सर, इन लोगों को तो वही प्रॉब्लम आती है जहाँ बच्चे हंगामा कर देते हैं लैब में। बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं जहाँ पे बाउंसर भी है और बच्चों की हिम्मत नहीं होती हंगामा करने की। तो हम्म। जितेंद्र जी ने कहा कि अगर इन्होंने 53,000 बच्चों का नाम लिया है और अगर आपके पास 53,000 एक और भी बच्चा है, तो आप लेके आइए, हम उसके लिए भी रीशेड्यूल कराएंगे। बहुत बढ़िया। बहुत अगर अच्छी बात। एक भी बच्चा आपके पास है, जो डाटा एसएससी चेयरमैन साहब के पास है, अगर आपके अलावा वो जितने भी आंकड़े हैं, आप सारे दीजिए, सबका रिसेटल होगा एग्जाम। ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। उन्होंने सेंटर्स को लेके कहा। मैंने कहा सर, आपके प्रयागराज में मतलब मेन रोड से ना सॉरी जो कच्चा गांव का रोड होता है उससे 20 किलोमीटर अंदर आपको सेंटर डाल रहे हैं। मैंने कहा वीडियोस आ रही हैं, और जहाँ पे बच्चे कीचड़ों में जाने लग रहे हैं और खेतों के अंदर आप लोगों ने सेंटर बना रखा है। तो चेयरमैन साहब का जवाब था इस चीज के ऊपर कि क्या करें, जो टीसीएस है उसने सारी लैब पहले ही कब्जा रखी है। तो हम्म। अभी ने साहब ने उनको जवाब दिया कि अगर टीसीएस ने पहले लैब कब्जा रखी है, तो फिर एडीक्यूटी को आपने क्यों दिया ये टेंडर। हाँ। हम्म। तो मतलब आप ये समझिए कि वन टू वन लगातार ग्रोथ होता रहा है सवालों का। और जितेंद्र जी का मैं मतलब तहे दिल से इस चीज के लिए शुक्रिया है कि सुना तो उन्होंने बहुत अच्छे से। अब वो इम्प्लीमेंट जो टाइमलाइन उन्होंने हर एक चीज पे लिखवाई है, ये 6 दिन में फैसला होगा, ये नहीं, 7 मैं दिन में, वही 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 जानना चाहता हूँ कि जब वो आपने इतनी सारी बातें रेज कर दी, इतने सारे सवाल थे आपके, तो एसएससी चेयरमैन ने क्या कहा? क्योंकि एसएससी चेयरमैन से हमने भी सवाल पूछा था, मुझसे उन्होंने बात की थी और एनडीटीवी से बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे। क्योंकि हम्म, हम आप लोगों का भी पक्ष रख रहे हैं, उनका भी पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम्म, हमारा अल्टीमेटली ये है कि भाई छात्रों की जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए, और हम्म, यही नियत उनकी भी होनी चाहिए और यही नियत आप सबकी है। तो जो सर जो समस्याएं थी उसको लेकर उन्होंने क्या कहा, कब तक खत्म करेंगे इसको? सर हर एक चीज की टाइमलाइन डाली गई है और बहुत हम्म। सारी जगह पे चेयरमैन साहब जवाब नहीं दे पाए स्पष्ट तौर पे, और उन चीजों पे टाइमलाइन डाली गई। जैसे सबसे पहली चीज ये डाली गई, मैंने कहा सर आप, मैं कह रहे हैं कि हम टीसीएस से फंडेड या टीसीएस हमें फंड कर रहा है, हम्म। जबकि हम आपको स्पष्ट करें कि हम टीसीएस के खिलाफ रेफरेंडम दबा के बोलने लग रहे हैं। हम्म। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि बच्चे आप तक आवाज कैसे पहुंचाए। हम्म। और इस बात को जितेंद्र जी ने पकड़ लिया और हम्म। सीधा उनसे सवाल पूछ लिया, जी आप बताइए कि बच्चे आप तक कैसे प्रॉब्लम पहुंचे। हम्म। उन्होंने कहा मेल। तो मैंने कहा साहब, अब आप ये बता दीजिए कितनी मेल का आपने जवाब दिया। हम्म। आपने हम्म। कितनी मेल का रिप्लाई दिया। तो उन्होंने कहा कि सर दिन के 1,000 1,000 5,000 मेल आ जाती है, कितनों का रिप्लाई दे। तो मैंने कहा सर मंत्री जी, अब आप बताइए, हम टीचर अगर आवाज ना उठाए तो इस बात को इन लोगों तक पहुंचाएगा कौन। हम्म। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए सिस्टम कि हर मेल का पहली बात तो एक्नोलेजमेंट जाना चाहिए हर स्टूडेंट को हम्म। कि हाँ आपकी मेल रिसीव हुई है, आपकी चीज को हमने कंसर्न कर लिया है। और हम्म। साथ ही साथ उसके साथ एक टाइमलाइन जानी चाहिए कि हम आपकी प्रॉब्लम का जवाब मात्र 4 दिन में, 5 दिन में, जैसी जैसी प्रॉब्लम हम्म। इतने दिन में हम आपको जवाब देंगे। हम्म। क्योंकि चेयरमैन साहब ने ये कहा कि मैं टीचर्स को क्यों जवाब दूंगा। हम्म। मैंने कहा बिल्कुल मत दीजिए, आप हम्म। स्टूडेंट को जवाब दे दीजिए। हम्म। सर 2013 में एन के रघुपति सर थे एसएससी के चेयरमैन।
हम्म। और वो इतने भले आदमी थे, एक एक सिंगल स्टूडेंट को रिप्लाई देते थे फेसबुक पे भी, मेल ओ। का रिप्लाई आता था। आप सोच सकते हैं, एक एक सिंगल स्टूडेंट को। उस समय पे बच्चा टीचर को नहीं पूछता था कि सीजीएल का एग्जाम का कब होगा, वो सीधा उनको मैसेज आता था और तुरंत की तुरंत वो रिप्लाई करवा। अगर चेयरमैन साहब ये व्यवस्था कर दे तो सर टीचरों को जरूरत ही नहीं है आप जैसों के सामने ये गिड़गिड़ाने की और ये रिक्वेस्ट करने की। हम्म। सेम ही चीज हमने रेलवे के लिए की कि साहब सेम ही व्यवस्था में रेलवे के लिए कर दीजिए कि इधर रेलवे चेयरमैन बैठे, इधर आप बैठ जाए, रेलवे मिनिस्टर बैठे और हम 1 to 1 क्रॉस क्वेश्चन कर पाए और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो उन्होंने वादा किया कि हम आपकी रिक्वेस्ट को तुरंत की तुरंत आगे भेज रहे हैं और इसी वीक में हम आप लोगों की मीटिंग करवाएंगे। देखिए, आज भी हमारी डीओपीटी मिनिस्टर से मीटिंग नहीं सेट, हम्म। हमारी जो मीटिंग थी वो पीएस साहब के साथ शेड्यूल थी। जी। पीएस साहब जो पर्सनल सेक्रेटरी साहब हैं, उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत इमीडिएट एक्शन लिया और मंत्री साहब से हमारी मीटिंग करवाई और हम्म। इतने लंबे समय के लिए हमारी मीटिंग हुई है। सीपीओ के रिजल्ट को आउट करवाया गया कि एक हफ्ते के अंदर सीपीओ का रिजल्ट आउट होगा। दूसरी चीज जब वो गलत क्वेश्चन पे पॉइंट आउट हुआ तो उस पर भी सोल्यूशन निकाल के दिया कि भैया अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन के लिए 100 रुपए दिए हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए और अगर वो चीज ठीक पाई गई तो उसके 100 रुपए वापसी किए जाए। अगला जो मुद्दा सेंटर का, सेंटर पे आवाज उठाई गई और सेंटर के लिए बोला गया कि आप सेंटर अलॉट करिए। तो चेयरमैन साहब ने कहा सेंटर है ही नहीं। तो मैंने कहा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जम्मू के बच्चे को दिल्ली सेंटर दे रहे हो और दिल्ली के बच्चे को जम्मू सेंटर दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तो दोनों जगह सेंटर है और सेंटर है तो फिर दिक्कत क्या है आप लोगों को। और चलिए आप तो तीन तीन डिवाइस बनवाते हैं बच्चे से। और ये कौन सा आपका जस्टिफिकेशन है कि राजस्थान के बच्चे को आप अंडमान भेज रहे हैं। तो नहीं, इसका कोई तो एक और राकेश जी, जो मैं मतलब मैं जो समझ पाया अपने आसपास जो बच्चे हैं मैं उनको देख के समझ पाया वही कि भाई जब भी सेंटर डालते हैं पता चलता है कि उसको जाने आने के लिए उसका किराया चाहिए, वहां रहने के लिए उसको इंतजाम नहीं है। दूसरी चीज, फिर वो एग्जाम किसी तरह से कैंसिल हो गया तो फिर दूसरी बार उसको फिर तैयारी करनी है, फिर वो उतना पैसा लगा करके जाना है। चीज समझता ये है कि अब 6 तारीख को एग्जाम है और आज 4 तारीख है। हम्म। आज तो ये पता चल रहा है कि जयपुर में एग्जाम है, लेकिन इस वक्त तक ये नहीं बताया गया कि जयपुर में कहाँ एग्जाम है। बताइए। अब अगर मैं आपको 6 तारीख को ये कह रहा हूँ आपका दिल्ली एग्जाम है, तो सर दिल्ली इतनी छोटी नहीं है ना कि दिल्ली का मतलब सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। आप इसको सेंटर की लोकेशन तक नहीं बता पा रहे हैं। और जब बच्चा तैयारी करता है सर, आज हम नॉर्थ ब्लॉक गए, गेट नंबर 4 से हम डीओपीटी मंत्रालय मिलने गए, हमें आधा घंटा लग गया इधर से उधर रास्ता ढूंढने में। गूगल मैप तक फेल हो जाता है इन ऐसी जगह पे। आप इतने बड़े शहरों में आप ये तक नहीं बता रहे हैं कि उसका एग्जाम सेंटर क्या है। आप स्टेट का नाम ले दे रहे हैं, दिल्ली ले दिया आपने या डिस्ट्रिक्ट जयपुर का नाम ले दिया। आप सोचिए कि 6 तारीख को बच्चे का एग्जाम है, हर बच्चा ये चाहता है कि एग्जाम से पहले दिन जाके सेंटर को एक बार देख के आऊं ताकि एग्जाम वाले दिन मैं लेट ना हूं। अगर बच्चा 1 सेकंड लेट हो जाता है तो उसकी उसको तुरंत ये भगा देते, पेपर नहीं देने देते हैं, जबकि वो 1 सेकंड उसकी कई सालों की मेहनत पे भारी पड़ती है। बिल्कुल, मैं सहमत हूं। मैं देख रहा हूं अपने आसपास, मैं देख रहा हूं कि क्या क्या कितना मानसिक प्रेशर होता है उनके ऊपर। और फिर अगर इस तरह की यह व्यवस्था रहती है तो ये प्रेशर और बढ़ता है और घर का दबाव एक अलग रहता है कि भाई जल्दी एग्जाम निकालना है। और हमने बकायदा मोबाइलों में एक एक चीज के सबूत दिखाए हैं पीएस साहब को भी हम्म। कि देखिए कहाँ सेंटर किए गए हैं। छुट्टे मारते हुए लोग आधार कार्ड चेक करने लग रहे हैं, जबकि वो 1 सेकंड में कौन सा ऐसा नेविगेशन या कौन सा ऐसा लेंस लगा रखा है कि 1 सेकंड में 10 बच्चों को चेक कर दिया इन्होंने। हम्म। गुटखा खा रहे हैं लोग। ऐसी ऐसी जगह सेंटर के सामने तबेले ऊपर डीजे बजाएंगे ये रात भर, बैंक्वेट हॉल चला रहे हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल नहीं है। तो आपको लग रहा है कि अगले एक आध हफ्ते में 10 दिन में कुछ अच्छा होने वाला है? देखिए सर, मैं तो हमेशा से ये चीज कह रहा हूँ हर एक न्यूज चैनल पे कि जितेंद्र सिंह जी से मिलकर हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक नेता है और नेता की बात पे विश्वास हम तभी करेंगे तो कोई चीज हमें निकटम मिल जाएगी। हम्म। जब एसएससी या रेलवे अपनी तरफ से कोई नोटिफिकेशन निकाल देगा हमें तो तब यकीन होगा। अभी हमारा काम इस समय मेरे को लगता है कि यही होना चाहिए कि उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने जो 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, हमें वो वक्त देना चाहिए। और हमें ये इंतजार करना चाहिए कि उन लोगों ने हमारी इतनी इज्जत रेस्पेक्ट की है कि वो 1.5 2 घंटे हमारी बातें सुनते रहे।
तो हम भी ये रिस्पेक्ट उनकी करें कि उनको एक हफ्ते का टाइम दें ताकि वो इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और और हम ये उम्मीद कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक हफ्ते में बदलेगा, क्योंकि छात्रों की आवाज आपने पहुंचाई है, सरकार तक गई है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बदले उन छात्रों के लिए जो इस देश का भविष्य है। और सर मैं भी उम्मीद करता हूँ कि एक हफ्ते बाद आप दोबारा हम सब लोगों को याद करेंगे और इस मुद्दे पर अपडेट लेंगे। ऐसा ना हो कि जब टीचर्स जेल में जाए तभी केवल बड़े बड़ी मीडिया न्यूज चैनल हम मैं दोनों मैं आपसे मैं आपसे वादा करता हूं राकेश जी, आज को। सोमवार है, अगले सोमवार को हम फिर बात करेंगे। अरे ब्रिलियंट सर, मजा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।